मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, खुदा का वास्ता मुझसे दूर रहो। मुनीबा रोते हुए आरेस खान के सामने हाथ जोड़ गई। वो अपनी माँ के इलाज के लिए उसके सामने हाथ फैला रही थी, पर आरेस खान के तासुरात देखकर वो खौफजदा होकर पीछे हटी। मुकाबिल गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। तुम्हें कर्ज के लिए 1 महीने मेरे साथ रहना होगा, मुझे खुश रखना होगा। आरेस खान की बात सुनकर वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मगर आपको मुझसे निकाह करना होगा। रोते हुए हाथ जोड़कर एक और इल्तजा कर गई थी। मुकाबिल सरशारी से मुस्कुराया। निकाह हुआ। आरेस खान उसे अपनी हवेली के बजाय फ्लैट में ले गया। वो दोनों 1 महीना साथ रहे। माँ की वफ़ात के बाद वो गायब हो गई। आरेस खान ने उसे बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिली। कुछ अरसे बाद सेक्रेटरी ने बताया कि एक लड़की को डिलीवरी के लिए पैसे की ज़रूरत है। उस लड़की को देखकर मुकाबिल की सांसें रुकी थीं। वो तो मुझे पूरा यकीन है अम्मी, आप ऐसी मायूसी वाली बातें मत करें। आपको अपनी बेटी पर एतमाद होना चाहिए। मैं जॉब नहीं करूँगी तो आपका इलाज कैसे करवाऊँगी? मुनीबा की बात सुनकर उस अम्मा ने अपनी बेटी का हाथ थामा और उस पर अपने लब रखते हुए बोली, मेरी जान, मुझे तुम्हारा किरदार अपनी जान से ज़्यादा अहम है। मैं नहीं चाहती कोई कल को मेरी यतीम बच्ची पर यह कहकर तोहमत लगाए कि तुम सारा सारा दिन घर से बाहर रहती थी। ऐसी ज़िंदगी में जीकर क्या करूँगी? मुनीबा ने उन्हें अपनी आगोश में लेते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। आज का ज़माना बदल गया है। कैंसर का इलाज इस दुनिया में, मगर इन लोगों की गलत सोच का इलाज नहीं आया। अम्मी, लोग इस वक्त कहाँ हैं जब हमें उनकी ज़रूरत है? आपको दवाई के लिए पैसों की ज़रूरत है। मैंने डिग्री इस दिन के लिए तो मुकम्मल नहीं की थी कि घर में बैठूं। अब अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया है तो मुझे मत रोकें। मैंने आपको इसीलिए पहले नहीं बताया था। मुझे जॉब मिल गई है। कंपनी बहुत अच्छी है। यहाँ से मेरी दोस्त की बहन ने भी जॉब की है और वो लोग बहुत अच्छे हैं। उसने मुझे यही मशवरा दिया है कि मैं कुछ अरसे यहाँ जॉब करूँ, फिर वो लोग मेरी आगे जॉब लगवा देंगे। आप मुझ पर एतबार रखें। जॉब का टाइम भी ज़्यादा नहीं, मैं शाम में वापस आ जाऊँगी। अगर आपको कुछ हो गया, ये रोग मैं अपने दिल से लगाकर कभी भी ज़िंदा रहूँगी। अम्मी, आप मेरी बात समझ रही हैं? मुनीबा नौकरी पर जाने के लिए तैयार थी जब अपनी माँ के खदशे दूर करते हुए उन्हें मुतमईन करके घर से बाहर निकली थी। मुनीबा उस आलीशान ऑफिस को देखकर दंग रह गई थी। सिक्योरिटी से अपनी सीट का पूछ कर बैठी, तभी पीछे से आती लड़कियों की आवाज़ ने अपनी जानिब मुतवज्जा किया। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। सर ने मेरे भाई के इलाज के लिए पैसे दिए हैं। हाँ हाँ, यकीन करो, मुझे 1 मंथ नहीं हुआ था काम करते हुए। मैंने उन्हें बताया कि मेरे भाई की एक टांग में बहुत इन्फेक्शन और उसकी सर्जरी होनी है। मुझे कराची से लाहौर भी भेजा और अच्छे से मेरे भाई का इलाज भी करवाया। मेरी तनख्वाह भी मुझे 2 महीने तक मिलती रही। सर बहुत अच्छे हैं, एहसास करने वाले नरम दिल इंसान हैं। यकदम मुनीबा के दिल में ख्याल आया कि वो भी एक मर्तबा अपनी माँ के इलाज के लिए सर से मुखातिब हो, लेकिन फिर अपने ख्याल को झटक कर बैठ गई थी। सर से उसका सामना नहीं हुआ था। खान सर के नाम से वो लोग मुखातिब करते थे। मीटिंग में उसका जाना नहीं हुआ। वहाँ जॉब करते हुए 15 दिन गुजर गए जब अचानक उसे कॉल आई। उसकी माँ सहन में गिरी हुई थी। साथ वाली पड़ोसन उठा के अस्पताल ले गई। वहाँ जाकर मुनीबा को फ़ोन किया। वो भागती हुई अपनी माँ के पास आई, लेकिन अपनी माँ की हालत देखकर उसे धचका लगा था। वो बहुत उल्टियाँ कर रही थी। डॉक्टर जल्द अज जल्द उनकी जगह ट्रांसप्लांट का कह रहे थे, लेकिन जो इतना खर्चा वो बता रहे थे, इतनी मुनीबा की हैसियत नहीं थी। फ़ौरन से उसके दिमाग ने काम किया। वो वापस ऑफिस आई। सिक्योरिटी से अपने सर के आने का पूछ के अंदर दाखिल हुई। सामने ही सूट बूट में बैठे हुए इंसान ने आईब्रो उचका कर सियाह चादर में लिपटी लड़की को देखा। मुनीबा ने लर्जाते हुए कहा, सर, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। दरअसल मेरी अम्मी इस वक्त हॉस्पिटल में है। उन्हें अगर बर वक्त इलाज ना मिला तो वो इससे आगे वो बोल नहीं पाई थी। ज़ारो कतार रोने लगी थी। आरेस खान उसकी जानिब अपनी सारी हिस्सों समेत मुतवज्जा होते हुए बोला, वो तो ठीक है, लेकिन अपनी बात को कहने के बाद ज़रा खुलकर सांस लो, मुझे सोचने का मौका दो। मुनीबा ने अस्बात में सर हिलाया। इस वक्त उसकी हालत काबिल रहम थी। मुनीबा के नाजुक वजूद को आरेस खान की आंखें अपनी नज़रों से देख रही थीं। कमरे में खामोशी थी। एकदम आरेस खान की आवाज़ गूंजी, मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के इलाज के पैसे दे दूँगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे 1 महीने तक खुश रखना होगा। बोलो, मंजूर है?
منیبا جو کہ اس کی پہلی بات سن کر خوش ہوئی تھی اگلے ہی حیران کن نظروں سے مقابل کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کے دماغ میں اپنی ماں کی باتیں گونجنے لگی تھیں۔ یہ زمانہ واقعی درندوں کا تھا، دولت مند غریب کو سالم نگل رہے تھے۔ منیبا نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، شاید میں نے غلط کر دیا آپ جیسے بے حس انسان سے مدد مانگ کر۔ جس لڑکی کی آپ آفس میں مدد کرتے ہیں سب سے یہی تعلق رہتا ہوگا آپ کا، مگر میں ویسی نہیں۔ سامنے اطمینان ہنوس قائم تھا۔ یہ بات کہہ کر منیبا اس کے کیبن سے جانے لگی، تبھی عارض خان کی اگلی بات سن کر اس کے قدم ٹھہرے۔ مقابل نے اس کے کان میں سیسا اڈیلتے ہوئے کہا، سوچ لو، یہ تمہارے پاس کچھ وقت کے لیے ہے۔ ماں تو انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے اور عارض خان کے گلے میں گلٹی اٹھ کر معدوم ہوئی تھی۔ منیبا نے دروازے کے ہینڈل پر مضبوط ہاتھ رکھا اور پلٹ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو جو چاہیے اس کے لیے نکاح کرنا ہوگا۔ میرے دل پر اتنا بوجھ مجھے زندہ نہیں رہنے دے گا۔ اس کی بات سن کر مقابل مسکراتے ہوئے بولا، مجھے پتا تھا تم بہت سمجھدار ہو، صحیح فیصلہ کیا۔ مجھے بھی حرام میں منہ مارنے کا شوق نہیں۔ 1 گھنٹے میں ساری فارمیلٹی ہو جائیں گی، تم تیار رہنا، اور 1 گھنٹے میں تمہیں تمہاری ماں کی خیریت کی خبر مل جائے گی۔ نیچے آفس کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس گرے کلر کی گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں آتا ہوں۔ منیبا دل کو پتھر کر کے مقابل کے ساتھ سوار ہو گئی تھی۔ کب نکاح ہوا، کب وہ اسے اس شاندار فلیٹ میں لایا، منیبا کچھ سمجھ نہ سکی۔ وہ تو پتھر کی بن چکی تھی۔ یہ سوچ کر ہی وہ اپنی ماں کو کیا منہ دکھائے گی، کس منہ سے بتائے گی کہ وہ کیا قیمت ادا کر چکی تھی۔ اس کی ماں کی زندگی کی اس کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی، گھٹن ہوئی تھی، سانس رکا تھا۔ اس نے تیز بھاگ کر باہر کی جانب قدم بڑھائے، لیکن سامنے کھڑے عارض خان کو دیکھ کر منیبا کی روح فنا ہوئی تھی۔ پل میں سارے کالے ذہن سے ہٹ کر منظر صاف تھا۔ مقابل اب اس کا شوہر تھا۔ عارض خان نے اس کو کانپتے ہوئے دیکھا تو تن سے مسکراتے ہوئے بولا، نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے تو تم اتنی پر اعتماد تھی جیسے میرے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہو، اور اب ایسے کانپ رہی ہو جیسے میں نے تمہیں قید کیا ہے۔ ہم نے نکاح کیا ہے، نکاح کی خوبصورتی کو پورا کرو، اپنی بات سے مت پھرو، مجھے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ منیبا نے اپنی چادر کو دوبارہ سر پر ٹھیک کرتے ہوئے کہا، دیکھیے سر، میں سمجھ رہی ہوں آپ یہ سب کہہ رہے ہیں، شکریہ آپ نے میری مدد کی ہے، لیکن آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے اس طرح پامال مت کریں۔ آپ نے اتنی بڑی نیکی کی ہے، ایک انسان کی جان بچانا، اور انسان کی جان پوری انسانیت کی جان بچانا ہوتی ہے، پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں۔ منیبا کی بات سن کر عارض خان قہقہہ لگا کر ہنستے ہوئے بولا، تم یہ بکواس تو پہلے بھی کر سکتی تھی، لیکن اب کر رہی ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ خاموشی سے اگر میری بات مانو گی تو تمہیں تکلیف کم ہوگی۔ اس کی ذو معنی بات سن کر منیبا کا سفید رنگ سرخ پڑا تھا، جبکہ وہ اپنی انگلیوں سے مروڑتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو سوکھ گئے تھے۔ منیبا سمجھ گئی اب راہ فرار ممکن نہیں۔ عارض خان ہاتھ بڑھا کر اس کے وجود سے چادر اتاری۔ منیبا کی خوبصورت وجود کو دیکھ کر عارض خان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ لڑکیوں کا شوقین نہیں تھا، یہ لڑکی واقعی سراہے جانے کے قابل تھی۔ جیسے ہی منیبا کو اپنے گرد مقابل کی خوشبو محسوس ہوئی، اس کا رنگ تانبے کی طرح سرخ پڑا۔ جلسہ دینے والی شدت نے منیبا کو بیڈ شیٹ اپنے ہاتھوں سے دبوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ منیبا نے سر گھما کر دیکھا، عارض خان کو دیکھا جو گہری سانس لے رہا تھا۔ یہ انسان کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عارض خان نے اس کے وجود پر اپنی محبت کی تاریخ رقم کی تھی۔ عارض خان اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، تمہیں دیکھ کر لگا تھا کہ تم وہ کلی جسے صرف مجھ جیسا مالی باغ بنا سکتا ہے۔ اس چیز کا احساس بھی ہو گیا۔ اس کی اتنی گہری بات سن کر منیبا کے کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ کوئی انسان اتنا بھی بے باک ہو سکتا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ عارض خان نے منیبا کو سرخ ہوتے دیکھا تو قہقہہ لگا کر ہنستے ہوئے بولا، جس حالت میں تم میرے پاس ہو، تمہیں ایک ایک پل میں سرخ ہوتے دیکھ کر مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہ بات سن کر منیبا نے مقابل سے رخ موڑا، لیکن اس کے کندھے پر چمکتا ہوا تل دیکھ کر عارض خان کی آنکھیں انجانے جذبوں سے سرخ ہوئیں۔ اگلی صبح منیبا کو بخار تھا۔ اس کا وجود اور دماغ سوچوں کی تھکن برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔
اپنی ماں کو ویڈیو کال پر صحیح سلامت دیکھ کر کچھ ہمت ملی تھی۔ منیبا صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ پہ چائے کا کپ تھا۔ اپنے وجود پر مقابل کی گرفت محسوس کر کے منیبا کا وجود کانپا تھا۔ مقابل نے اس کے بالوں کی خوشبو میں اپنی سانسوں میں اتاری۔ منیبا کو خاموش دیکھ کر بولا، تم تھکتی نہیں ہو؟ ایسے خاموش بیٹھ کر 4 دن ہو چکے ہیں، تم نے ایک لفظ نہیں کہا۔ منیبا نے اس کی بات سنی اور اپنے گیلے بال سمیٹ کر ایک سائڈ پہ کیے۔ امی کب تک گھر آ جائیں گی؟ مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے، میں تھک چکی ہوں۔ مجھے سکون کی نیند اپنی ماما کے ساتھ ہی آتی ہے۔ یہ بات عارض خان کی انا کو لگی تھی، تبھی اس نے مقابل کا منہ پکڑ کے اپنی جانب کیا اور بولا، کیا مطلب ہے تمہیں؟ میرے ساتھ سکون کی نیند نہیں آتی؟ منیبا نے انجانے میں نفی میں سر ہلایا، اور یہی اس کی زندگی کی غلطی بن گئی تھی۔ عارض خان کا رنگ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ اس نے منیبا کو ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا کر بیڈ پر پھینکا اور اس کے وجود میں بے دردی سے بولا، تم عورت ذات ہوتی ہی ایسی ہو، ذرا سی نرمی دکھاؤ تو اپنی اوقات بھول جاتی ہیں۔ تمہارے پہلو مجھے کون سا سکون ملتا ہے؟ تمہاری سسکیاں، ایسا لگتا ہے کہ میں تم پر کوئی ظلم کرتا ہوں۔ نکاح کو تم نے بالی بنا دیا ہے۔ عارض خان کے سخت ری ایکشن پر منیبا کانپنے لگی تھی۔ اس کو کانپتا دیکھ کر عارض خان نے مزید بربریت دکھائی تھی۔ منیبا کی سسکیاں بھی گھٹ گئی تھیں۔ 15 دن بعد منیبا کو اپنی حالت بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ عارض خان کا رویہ اس کے ساتھ دھوپ چھاؤں جیسا تھا۔ اپنی ماں سے وہ ڈیلی بات کرتی تھی، انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیتی تھی کہ دوسرے شہر ہے، نہیں آ سکتی۔ اپنی ماں کے علاج میں اس سے کوئی قسم کی کمی نہیں چھوڑی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ سر یہ فائل ہے، آپ نے ادھر سائن کرنا تھا۔ یہاں کر دیا۔ سیکیورٹی کی بات سن کر عارض خان نے فائل لے کر سامنے ٹیبل پر پٹکی۔ سامنے کھڑی لڑکی سہم گئی تھی۔ یک دم ہی وہ چیختے ہوئے بولا، مجھے پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے، کیا نہیں، دفع ہو جائے یہاں سے، مجھے اپنی شکل مت دکھایا کرو۔ اس کی بات سن کر سیکیورٹی کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا اور وہ باہر چلی گئی تھی۔ عارض خان کو اپنے اندر کا اضطراب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 1 ہفتے سے فلیٹ پر نہیں گیا تھا۔ حویلی سے بار بار فون آ رہے تھے، مگر وہ کہیں بھی متوجہ نہیں تھا۔ فقط منیبا کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے کہہ سکتی تھی کہ اسے عارض خان کے ساتھ سکون نہیں ملا؟ کیا وہ اتنا ارزاں تھا ایک کے لیے جو اسے ہر کوئی ٹھکرا کے آگے نکل جاتا تھا؟ نہیں، دولت کے لیے لوگ جھکتے ہیں، اور یہی منیبا نے کیا تھا۔ وہ اس کی حصار میں سچ بولنے کا ارادہ رکھتا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ قدرت اس کے لیے اپنا فیصلہ مقرر کر چکی ہے۔ اب یہ تماشا عارض خان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ اس شدید غصے کی کیفیت میں گھر میں داخل ہوا۔ سامنے ہی منیبا کو صوفے پر لیٹا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ تبھی منیبا نے آہٹ محسوس کی، اٹھ بیٹھی، کچن سے اس کے لیے پانی لا کر دیا۔ عارض خان نے اس کو میں ستے ہوئے چہرے کو دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیا ہوا ہے؟ ہر وقت روتی رہتی ہو؟ چہرے پر بھی ویرانی آ گئی ہے۔ ایک ہی چیز تو تمہارے پاس خوبصورت ہے، اس سے بھی میرا دل سڑتا جا رہا ہے۔ منیبا نے طنزیہ مسکراتے اس کی جانب دیکھا اور آنکھوں میں عجیب سی آگ لیے بولی، پھر آپ کب میرا پیچھا چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ میں تھک چکی ہوں اس قید خانے میں رہتے رہتے۔ عارض خان نے ہاتھ میں پکڑا گلاس زمین پر دے مارا۔ منیبا ایک چیخ کے ساتھ پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی سانس تیز چل رہی تھی۔ مقابل کا غصہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ یک دم ہی عارض خان نے اس کا جوڑا اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا، اس قسم کا ایٹیٹیوڈ دکھا کر مجھ پر یہ شو نہ کروایا کرو۔ میں تمہارا کوئی عاشق ہوں، سمجھی؟ رکھیل کے طور پر میں تمہیں یہاں رکھا ہے۔ تمہیں نکاح کرنے کا شوق تھا نا؟ اس نکاح کی وجہ سے اتنی تمیز سیکھ لو کہ شوہروں سے زبان درازی نہیں کرتے۔ میں تم پر حق رکھتا ہوں، تمہاری جان سے بھی زیادہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری کسی بھی صحیح یا غلط بات کو برداشت کروں گا، سمجھی؟ خاموشی سے یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ اگر لگا دوں گا میں تمہیں اس گھر سمیت لاش تک نہیں پہنچانے گا کوئی۔ تمہاری۔ منیبا بھاگتے ہوئے کمرے میں جا کر بند ہوئی تھی، جبکہ عارض خان کو نئے سرے سے غصہ آنے لگا تھا۔ یہ لڑکی جب اس کے سامنے ہوتی اسے تب بھی غصہ آتا ہے، نہیں ہوتی تب بھی غصہ آتا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہے۔ آج ان دونوں کے نکاح کو مہینہ ہو گیا تھا۔ اچانک کسی احساس کے تحت عارض خان نے منیبا کے لیے گجر لیے تھے۔ اس دن زیادہ بول دیا تھا۔ شاید اس گلٹ کو دور کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا تھا۔
اس احساس کو کچھ سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن گھر میں داخل ہو کر سائیں سائیں کرتے گھر نے اس کی توجہ اپنی جانب کی۔ کچھ غلط ہونے کے احساس نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ فلیٹ میں نہیں تھی، سی سی ٹی وی میں اندر دیکھا تو بدحواسی میں باہر کی جانب بھاگتے دکھی تھی، لیکن سڑک پر سے کیمرہ نہ ہونے کی وجہ سے آرز خان نے ان لوگوں پر مکوں کی بارش کر دی تھی۔ لیکن منیبا جا چکی تھی، وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ خاک چھان کر رات کے جو واپس فلیٹ پر آیا تو منیبا کی خوشبو تلاش کرتے ہوئے اسے ٹاول ملا تھا۔ ٹاول اپنے سینے پر رکھ کر آنکھوں کو بند کیا تھا۔ کہاں چلی گئی ہو تم سوچ بھی نہیں سکتی، جب تک مجھے ملو گی تو میں تمہارا کیا حال کروں گا۔ جس طرح چھوڑ کے گئی ہو، میری انا سے ٹکرائی ہو۔ میں پہاڑ جتنا تو نہیں، لیکن اس کے جتنا حوصلہ رکھتا ہوں کہ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ تم نے میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا۔ منیبا آرز خان میں خود نہیں جانتا تھا کہ منیبا اور وہ ایک دوسرے کا سکون ہے۔ کہیں بھی بچھڑے، کہیں بھی چلے جائیں، واپس ایک دوسرے کے پناہ میں آ کر سکون پائیں گے۔ رات گزر رہی تھی، اگلی صبح کسی کے لیے سحر تھی تو کسی کے لیے قہر تھی۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، میری امی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ منیبا نے اپنی ماں کے مردہ وجود کو دیکھا تو اس کا وجود شل ہو گیا تھا۔ اس کی جان سے پیاری ماں نہ جانے کس کے سہارے اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اپنی ماں کی دوست کے گھر تدفین کرنے کے بعد منیبا ان کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ثانیہ بیگم نے منیبا کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور بولیں، مجھے معاف کر دو، اس مشکل وقت میں تمہاری ماں کا ساتھ نہیں دے سکی۔ میں عمرے پہ گئی ہوئی تھی، مجھے خواب میں اکثر وہ پریشان دکھتی تھی۔ میں نے واپس آ کر تم لوگوں کو بہت ڈھونڈا، لیکن تم لوگ وہاں نہیں ملے۔ پھر تمہاری دوستوں سے پتہ چلا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ یہاں آئی ہو، لیکن میں نے دیر کر دی۔ منیبا نے ان کے ہاتھ تھامے اور روتے ہوئے بولی، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے خالہ، بس ایک محفوظ مقام پر پہنچا دے، میں زندگی بھر آپ کو دعائیں دوں گی۔ میرے بچے کو اس دنیا کی نظروں سے چھپا لیں، یہ کسی کا گناہ نہیں ہے، یہ میرا جائز بچہ ہے۔ انہوں نے منیبا کی بات سنی تو اس کے سسکتے ہوئے وجود کو اپنی آغوش میں لیا تھا۔ یہ نازک سی بچی کیا کچھ سہ کر بیٹھی تھی، اس نے اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ خود سنگل مدر تھی، اچھی طرح سمجھتی تھی کہ عورت کو یہ معاشرہ بچے کے ساتھ کبھی قبول نہیں کرتا۔ تبھی انہوں نے اپنے سسرال میں اپنی دیورانی سے بات کر کے منیبا کو فیصل آباد بھجوا دیا تھا۔ منیبا لوگوں کے ساتھ رہنے لگی تھی، لیکن وہ منیبا کو ذلیل کرتے۔ وہ لوگ ایسے بالکل نہیں تھے جیسے وہ سوچ رہی تھی۔ منیبا کو واپس جانے کا راستہ ہی نہ مل سکا۔ وہ اپنے بچے کے لیے خاموش بیٹھی تھی۔ ایک مرتبہ اس کا بچہ اس کے پہلو سے نکل کر اس کی باہوں میں آ جائے، پھر وہ اس دنیا کا مقابلہ کر لے گی۔ لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ باہر نکل کر لوگوں کا مقابلہ کر پاتی۔ اس کی کزن جاب کرتی تھی، وہ اس کا بہت خیال رکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً اسے ڈاکٹر کے لیے جاتی۔ اللہ پاک نے اسے بیٹا دیا تھا۔ منیبا کو سہارا مل گیا تو اس کا محرم مل گیا تھا۔ منیبا بروز رات کو بیٹھ کر اپنی دعا کا محور صرف ایک شخص کو رکھتی تھی، جس نے مشکل وقت میں اسے اس کی مدد کی، لیکن وفا نہ کر سکا، اپنے وعدے کا پاس نہ رکھ سکا۔ کیسے وہ اس کی ماں سے فراموش ہو گیا، کیسے ان کا خیال نہ رکھ سکا۔ اس نے تو اپنی عزت اپنا آپ مقابل کے قدموں میں بچھا دیا تھا۔ اس کی اولاد کیسی زندگی بسر کر رہی تھی، اس نے کیوں منیبا کی ماں کو ایسے موت کے لیے چھوڑ دیا۔ اس دن آرز خان کے جانے کے بعد منیبا کو فون آیا کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے اور آرز خان فون نہیں اٹھا رہے۔ آخری سرجری کرنی ہے مگر ان کا فون بند ہے۔ اتنی عرضہ تھی منیبا اور اس کی ماں مقابل کی نظروں میں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کی ماں چلی گئی۔ منیبا آرز خان کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہراتی، لیکن جو کچھ ہوا وہ اتنا غیر معمولی بھی نہیں تھا، وہ سب اتنی آسانی سے بھلا جا سکے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی، تب اس کی کزن نے آ کر بتایا کہ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہے، اگلے مہینے کی 15 تاریخ تک تمہارا آپریٹ ہو جائے گا۔ مما کہہ رہی تھی کہ تمہیں گھر لے جاؤں، لیکن میں تمہیں پرائیویٹ ہاسپٹل لے کے جاؤں گی، تم یہاں سے چیک اپ کے بعد میرے ساتھ چلنا۔ یہ سب بات کی تو بات ہے۔ منیبا نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، حنا، میں تمہاری بہت مشکور ہوں، میرے مشکل وقت میں تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ اس کی کزن نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بولی، ایسے نہیں کہتے، اللہ پاک وسیلے بناتا ہے۔ آج میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، کل کو یہ وقت لوٹ کر میرے پاس بھی آئے گا، بس تم تیار رہنا۔ یہ بات کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ منیبا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ وقت آ گیا ہے۔ لاکھ چاہنے کے باوجود وہ منیبا ستم گر کو پکارتی نہیں تھی، لیکن دل اس کی آمد کا منتظر تھا۔ منیبا کو ڈاکٹر نے چیک اپ کا کہا، وہ لوگ چیک اپ کروانے جا رہے تھے، تب اس کی کزن نے رکشہ روکا۔ منیبا سے بولی، تم یہی رکو، اندر سے چیک لے کر آتی ہوں۔
फिर तुम्हें अस्पताल ले चलूँगी, बस 10 मिनट रुको। मुनीबा ने इस्बात में सर हिलाया था। उसे तकलीफ़ महसूस हो रही थी। पैरों में उठता दर्द उसे किसी सूरत बैठने नहीं दे रहा था। एकदम मुनीबा रिक्शे से बाहर के छोटे छोटे कदम उठाते हुए ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। आरिस खान ने अपने ऑफिस की नई ब्रांच फैसलाबाद में खोली थी। सैलरी के चेक पर आरिस खान ने साइन चाहिए। सिक्योरिटी ने कहा, सर जल्दी साइन करें, बाहर इमरजेंसी है, लड़की को डिलीवरी के लिए ले जाना है। आरिस खान इस अरसे में बहुत बदल गया था। लोगों की मदद करना उसकी ज़िंदगी का पहला मकसद था। किसी एहसास के तहत आरेज ने सर उठाया और शीशे के पार देखा। बाहर खड़ी औरत को देखकर उसने अपनी सारी फाइल ज़मीन पर फेंकी और तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ा था। अपने सामने 7 महीने बाद मुनीबा को खड़ा देखकर आरिस खान की रूह फना हुई थी। दूसरी तरफ मुनीबा ने उसे देखा तो गहरी सांस लेने के साथ साथ पीछे की जानिब बढ़ी। इससे पहले ज़मीं बोस होती मुकाबिल ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। उस हालत देखकर आरिस खान को समझ आ गई कि ज़िंदगी एक और आजमाइश लिए खड़ी है। मुनीबा होशो हवास से बेगानी हो गई थी। डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते आरिस खान ने 10 मरतबा उसकी पेशानी चूमी थी, जबकि उसकी कज़न हैरान रह गई थी। आरिस खान की दीवानगी देखकर शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मुनीबा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत से बच्चे को आरिस खान की गोद में लाकर दिया तो उसकी आंखों से कई आंसू निकलकर बेमोल हुए थे। आरिस खान की खुद की औलाद उसकी गोद में थी, लेकिन इस चीज़ से वो बेखबर रहा। मुनीबा से इस चीज़ का हिसाब वो बाद में लेने का इरादा रखता था, लेकिन अपने बच्चे की पेशानी चूमकर उसने सीने से लगाया और अपने रब का शुक्र अदा किया था। मुनीबा की पेशानी चूमने के बाद आरिस खान ने हिना का शुक्रिया अदा किया और अपनी बीवी और बच्चे के पास कमरे में बैठा हुआ उनकी सूरत देखने लगा था। मानो अगर पलक झपकेगा तो वो लोग गायब हो जाएंगे। उसका खुद का घर, आरिस खान की औलाद, उसकी बीवी, सब कुछ इस मंजर में। हिना ने मशकूर होते अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुनीबा को उसका महरम मिल गया। अब वो अकेली नहीं है। मुनीबा ने आहिस्ता से आंखें खोली तो सामने उस सितमगर को बैठा देखकर तेज़ी से उठने लगी, लेकिन पहलू पड़ती गिराहों ने उसे ऐसा करने से बाज रखा। मुनीबा के चेहरे पर दर्द के आसार देखकर आरिस खान जैसे उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। मुनीबा ने यकदम उसको दूर झटकते हुए कहा, खबरदार, अपनी कोई हद पार की तो बहुत बुरा होगा। मुझे अभी तक सब याद है। मैं भूली नहीं हूँ जो कुछ आपने मेरे साथ किया था। महरम और नामहरम का फ़र्क आप रखते ही कम है। निकाह का इस वक्त मैं ना कहती तो आज ये नाजायज़ बच्चा आपकी गोद में होता। बस बदकिस्मती से ये नहीं हो सका, मुनीबा ने तकलीफ से सिसकते हुए कहा था, जबकि आरिस खान ने हैरत से मुनीबा की ज़ख्मी हालत देखी और सब्र के घूंट पी कर बोला, तुम्हारी सारी बातें बजा, लेकिन ये वक्त ठीक नहीं है। मैं तुमसे माफ़ी। एकदम मुनीबा भड़की, माफ़ी? आप जैसे इंसान के लिए कोई माफ़ी नहीं बनी। अपने इस जायज़ बच्चे को लें और यहाँ से चले जाएं। मुझे ना आपकी ज़रूरत है और ना ही इस बच्चे की। अगर ये मेरे पास रहेगा तो मुझे बार बार आपकी सफाकियत याद आती रहेगी। आपकी बर्बरियत मैं नहीं भूल सकती। उसकी बात की गहराई समझते हो? आरिस खान ने अपने लब का कोना दांतों में दबाया और फिर उस मासूम बच्चे को देखते बोला, मुनीबा, इसका कोई कसूर नहीं है। मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मेरे बेटे के मुकद्दर में वो दर्द ना लिखो जो मैंने बर्दाश्त किया है। माँ के बग़ैर परवरिश, अल्लाह न करे ऐसा हो। तभी मुनीबा हंसते हुए बोली, और मैं जो माँ के बग़ैर दुनिया के सर्द गर्म झेल कर तन्हा इसे दुनिया में लाई हूँ, उसका कोई एहसास नहीं आपको। कभी एहसास हो भी नहीं सकता। आप जितना शफ़ाक इंसान कभी किसी का नहीं हो सकता। इस मासूम का आपको ख्याल आ रहा है। मैं मासूम नहीं थी। इसका बाप तो करोड़ों का मालिक है, दुनिया झुका सकता है। मेरे तो सर पर बाप नहीं था। आपने किस तरह मुझे मजबूर किया था। आरिस खान, आपको शर्म आ रही है मेरे सामने इतनी ढिठाई से अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए? आरिस खान ने प्यार से आगे बढ़कर उसका हाथ थामना चाहा। मुनीबा ने दोबारा उसे दूर झटका। बोली, आपकी कुर्बतों का नतीजा आपकी गोद में है। मज़ीद मैं इस तरह की कोई भी मेहरबानी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझसे फासला रखिएगा। मुझे तलाक दे दे तो बेहतर होगा। मैं इसके पैदा होने का इंतज़ार कर रही थी। मैं खुद को आग लगा लूँगी अगर आपने मुझसे कोई रिश्ता कायम करने की कोशिश भी की। आरिस खान ने उस लड़की को देखा था जो उसके दिल पर एक एक के बाद एक वार किए जा रही थी। वो बेबसी से मुनीबा की जानिब देखकर दोनों हाथ जोड़ते बोला, मैं तुम्हारी हर बात मान रहा हूँ, बस मुझे 1 महीने का टाइम दे दो। 1 महीने तक मेरे बच्चे को सिर्फ उसकी माँ की ज़रूरत है। मैं उसके लिए महंगी नर्सें मुलाजमा अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन माँ नहीं कर सकता। तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम मेरे बच्चे को ऐसे दूर ना करो उसकी माँ से। उसकी महरूमी मुझे अपनी महरूमी का एहसास दिलवा रही है। मुनीबा, तुम इतनी शफाक मत बनो। मुनीबा फिर बोली, ये 1 महीने का आपके साथ कोई पुराना रिश्ता है। 1 महीने में आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। 1 महीने में आपने मुझे यतीम मस्कीन कर दिया।
1 महीना ना दिया, अब इसके साथ भी यही करना चाहते हैं? अचानक मुनीबा की कज़न कमरे में दाखिल हुई। दोनों खामोश थे। हिना ने मुनीबा की आखिरी बात सुनी थी। हिना, मुझे यहाँ से लेकर चलो, ये बच्चा अपने बाप के पास रहेगा। मुनीबा ने यह बात कही तो आरिस खान के चेहरे का उड़ता हुआ रंग हिना ने देखा और बोली, तुम सब जानती हो मुनीबा, मम्मा का रवैया तुम्हारे साथ कैसे है। उन्होंने मना कर दिया कि तुम हमारे घर नहीं रह सकती। ये बात उसने झूठ बोली थी। वो अपनी कज़न को वापस उन ठोकरों में नहीं जाने दे सकती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि वहाँ उसका कोई भी हमदर्द नहीं है। सब लोग वहाँ उससे नफ़रत करते हैं। वो ये बात अच्छे से जानती थी, तभी झूठ बोलकर उसका घर बसाना चाहती थी। आरिस खान की तड़प उस पर बहुत कुछ वाजे कर रही थी। उसकी तड़प पर वो फैसला कर चुकी थी। मुनीबा ने उसकी बात सुनी, कुछ कहना चाहा लेकिन कमरे से निकलती चली गई। वो फिर अकेली उस सतमगर के पास रह गई थी। मुनीबा इज़्तिराबी कैफियत में अपने होंठ चबा रही थी। आरिस खान बोला, चलो ना मेरे साथ, मेरे घर मुनीबा। मुनीबा ने उसकी तरफ देखा और बोली, रखेल को फ्लैट पर रखा जाता है, घरों में नहीं। ये बात उसे कही जाती थी, उसे खाए जाती थी। मुकाबिल उसे क्या कुछ कह गया था। आरिस खान उसकी जानिब देखते हुए बोला, लेकिन मेरे बेटे की माँ को तो वैल्यू हवेली है, वहाँ उसे मलका और रानी बनाकर रखा जाता है। उसकी बात सुनकर हैरानी से मुनीबा ने उसकी जानिब देखा। वो मुस्कुरा रहा था। आरिस खान अपने बच्चे की पेशानी चूमकर उसे अपनी गोद में लिए 2-3 पिक्चर्स बनाने लगा। मुनीबा ने खामोशी से आंखें बंद की और पेट मोड़कर लेट गई थी। सुकून महसूस हो रहा था मगर वो इस बात को नहीं मान रही थी। आरिस खान की उंगलियों का लम्स अपने बालों में महसूस कर रही थी, अपने हाथों पर, कंधे पर महसूस कर रही थी। न जाने क्यों काफ़ी अरसे बाद जैसे सुकून की नींद आई थी। एक एहसास था जिसे वो गुस्से में कोई नाम नहीं देना चाह रही थी। आरिस खान के दिल को आज सुकून मिल गया था। उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। तुम मुझे किस चीज़ की सज़ा दे रही हो? तुम्हें यहाँ पे 1 हफ़्ता हो गया है। मुनीबा, तुम अपने लिए किसी भी चीज़ को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? ये घर की हवेली सिर्फ तुम्हारी है। मुनीबा को 3 दिन पुराने कपड़ों में देखकर आरिस खान ने सवाल किया था, जबकि मैंने अपने बेटे को अपने पहलू से जुदा किया। उसकी पेशानी चूमी और बोली, मैंने इसका आपसे कहा था ना, मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूँ। मेरे पास जो सामान है मुझे उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो मेरी ख्वाहिशात मत बढ़ाएं। आपकी आदत है लोगों को अपने साथ रखकर उनकी हिम्मत तोड़ने की, लेकिन मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। आरिस खान, मुझे बस यहाँ से जाने दें, आपके लिए अच्छा होगा। अचानक उसके बच्चे ने रोना शुरू कर दिया था। मुनीबा उसका रोना आरिस खान से बर्दाश्त नहीं हुआ था। तब भी उसने अपने बेटे को उठाकर कंधे से लगाया था। उसकी बेकरारी देखकर एक वक्त के लिए तो मुनीबा को भी हैरानी हुई थी। वो उसको लेकर ऐसे ही जज्बाती था। मुईज़ का रोना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये बात उसने महसूस की थी, लेकिन बोली कुछ नहीं थी। अक्सर रात को आरिस खान को मुईज़ को संभालते देखती थी। कमरे में आते ही वो सिर्फ मुईज़ इर्द गिर्द मंडलाता था। उसकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ का ख्याल रखता था। ये सब दिखावा लग रहा था, लेकिन ऐसे नहीं था। वो नहीं जानती थी कि मुकाबिल ने क्या कुछ बर्दाश्त किया था। मुईज़ अपने बाबा से बहुत अटैच था। मुईज़ खान, ये नाम भी आरिस खान ने रखा था। मुनीबा को उस पर कोई एतराज़ नहीं था। देखते देखते 1 महीने का वक्त गुजर गया। मुईज़ अब बोलने लगा था। उसकी घूं घूं की बातें आरिस खान समझता था। दोनों बाप बेटा की मोहब्बत मुनीबा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसका बेटा अपने बाप से ज़्यादा कनेक्टेड है। मुनीबा ने महसूस किया, आरिस खान उससे कुछ दूर है, हर वक्त उसके सर पर सवार रहता था। उसे अब एहसास होने लगा था। उस वक्त भी बाप बेटा एक दूसरे में मगन थे। तभी मुनीबा सर पर चादर रखकर सर पे ओढ़कर बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगी। आरिस खान ने उसका रास्ता रोका। ये क्या हरकत है? कहाँ जा रही हो? एक बार फिर मुझे बगैर बताए। मुनीबा ने कहा, यह पहले तय था। 1 महीने के लिए मैं यहाँ हूँ। सब आपका बेटा आपको मुबारक। मुझे यहाँ से जाना है। अचानक मुईज़ के रोने पर दोनों उसकी तरफ बढ़े, लेकिन आरिस खान ने उसे रोता हुआ देखकर मुनीबा का हाथ पकड़ा और मुईज़ से दूर करते हुए बोला, जब तुम्हें हमसे दूर जाना है तो ये मोहब्बत दिखाने का क्या मकसद है? मुनीबा ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाते हुए मुकाबिल के सीने पर हाथ मारते हुए बोली, आप क्यों इतने जालिम हैं? बोलते हुए क्यों नहीं सोचते? मुझे बुरा लगता है। मैं माँ हूँ उसकी। माफ़ी क्यों नहीं? जैसे मैं चाहती हूँ, क्यों मुझे तकलीफ़ देना चाहते हैं? आपकी वजह से सब कुछ वो आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। आरिस खान ने कहा, अभी तक मैं नहीं समझ पाया। ये ज़िंदगी मुईज़ को पाकर मैं मुकम्मल हो गई थी, लेकिन मेरा दिल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। मुझे खालीपन का एहसास होता है। मुनीबा ने कहा, आप कुछ नहीं समझ सकते। ये बच्चा ऐसे नहीं मिला मुझे। क्या कुछ था जो अकेले सुना मैंने।
1 महीने आपकी गुर्बत से डरती रही, मगर जब उनसियत हुई अम्मी चली गई। अकेली हुई दुनिया ने मुझे ख्वार किया। ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। आरिस खान ने उसे बिखरते देखा तो मुईज़ खान को अपनी गोद में लिया और फिर मुनीबा से कहा था। ऊपर पोर्शन में बने कमरे में ले गया। लाइट जली। अंदर का मंजर देखकर मुनीबा की आंखें हैरत से खुली थी। जगह जगह बच्चों की तस्वीरें लगी हुई थीं। पहचानने में सारा देर नहीं लगी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि आरिस खान के बचपन की तस्वीर थी। साथ ही खूबसूरत सी औरत उसकी माँ थी। उस औरत को देखकर हैरत हुई थी। आरिस खान ने उसकी जानिब देखा और फिर अपनी माँ की तस्वीर को देखकर मुईज़ से बोला, आप बहुत खुशकिस्मत हो। मुझे नहीं पता था कि मेरे बाबा कौन थे। ये एक तल्ख हकीकत है कि मेरे बाप का कुछ पता नहीं। होश संभाले तो अपनी माँ का रूप देखकर खुद ही दंग रह गया। पैसे के लिए मेरी माँ ने खुद को दुनिया के आगे कर दिया। मेरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने सब किया। इस काम में उन्हें इज़्ज़त नहीं मिली थी। फिर आरिस खान ने खुद से वादा किया था कि वो इज़्ज़त कमाएगा, दौलत कमाएगा और दुनिया को जूती की नोक पर रखेगा। उसके लिए अपने दर्द की कोई कीमत ही नहीं है। मेरी माँ ने मुझे रोका और एक दिन वो चली गई। वो ये नहीं समझ सकी कि खुद उन्होंने मेरे लिए ही ये सब किया। मैं उनका बेटा था। पैसे से मेरा पेट भर जाता है, मगर मुझे ब्रांडेड कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी। वो मुझे अपने आंचल में ढांप लेती। मुझे दौलत नहीं, मान चाहिए था। यही वजह थी। तुम्हारी माँ के लिए मैंने सब किया। उस दिन मैं फ़ोन नहीं उठा सकता, उसका पछतावा मुझे हमेशा रहेगा। माँ के बग़ैर मुझे एहसास हुआ कि दुनिया तो बिल्कुल वीरान हो गई है। मेरी सोच गलत है, लेकिन मैं क्या करता। मेरी माँ के माजी ने मुझे कभी किसी औरत की जानिब मुतवज्जा नहीं होने दिया। मुझे हमेशा औरत को देखकर वही सब आंखों के सामने लहराता हुआ महसूस होता जो कि मेरी माँ का था। मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी जिस तरह गुजारी, मैं एक चीज़ समझता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में आई, मुझे यही लगा कि तुम भी मेरी कमज़ोरी बन जाओगी और फिर एक दिन हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था, तुम्हें पसंद करने लगा था। तुम्हें देखकर मेरे दिल में क्यों ख्याल आया कि मैं तुम्हें अपने पास रखूं। तुम्हें शायद एक वजह यह भी थी कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। तुम्हारी मोहब्बत का महवर सिर्फ मैं हूँगा। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारी माँ को कुछ हो, उनकी मौत ऐसे हो, लेकिन ये सब हमारे हाथ में नहीं था। मैंने कहा, मैं तो खुद अपनी माँ को मजबूर देखकर झंझोड़ा हुआ इंसान था। मैं क्या किसी को तकलीफ़ दूंगा। बस मैं चाहता था कि ज़िंदगी इस तरह गुजरे जैसे मैं सोच के बैठा हूँ। लेकिन हकीकत बहुत मुख्तलिफ होती है। मुझे ये सारी बातें बताते हुए शर्म महसूस होती थी, मगर यही मेरा भयानक माजी है। मुनीबा पत्थर की बनी ये सारी बातें सुन रही थी। यकदम उसने तालियां बजाते हुए कहा, आप बहुत कमज़र्फ हैं। अपनी माँ का एहसान मानने के बजाय आप उन्हें कसूरवार समझ रहे हैं, क्योंकि आप इस लायक होंगे। पढ़ लिख कर दौलत कमा कर आपको शर्म महसूस हो रही है। एक औरत के लिए उसकी औलाद क्या होती है आप कभी नहीं जान सकते। इस बात से मैं बिल्कुल भी इत्तफाक इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये सब बकवास है। मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चे के रोने पर उसकी ज़रूरत पूरी करूँगी। मैंने दुनिया की बातें सही, अपनी औलाद को बचाया, उसके लिए तन्हा जिंदा रही। जो मेरे हालात थे मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, मगर मुझे उसे पैदा करना था और मैंने उसे पैदा किया। आपसे मुझे नफ़रत थी, हालात से मुझे लड़ना था। हालात मेरे बस में नहीं थे, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं अपनी औलाद के लिए ज़िंदा रही। माँ की मोहब्बत का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। मैंने जो कुछ किया आपके लिए किया, आप बाप बन गए, बस यही ना। इस चीज़ का मुझे अफसोस है। वो एक माँ थी, उन्होंने आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने आप को दुनिया के आगे डाल दिया। मुझे शर्म आ रही है सब सुनकर, लेकिन आपको सोचते हुए शर्म महसूस नहीं होती? आप कैसी सोच रखते हैं? आरिस खान ने सुर्ख आंखों से उसे देखा और बोला, मुझे माँ की ज़रूरत थी, आसाइशों की ज़रूरत नहीं थी कि माँ मेरे साथ नहीं थी। स्कूल में सबके माँ बाप जाते, मैं तन्हा बैठा रहता था। मैं किसी महंगे स्कूल में वहाँ के एक फंक्शन में मेरे साथ माँ नहीं होती। मुझे बस माँ की ज़रूरत थी। इंसान जो कुछ करता है वो अपने घर में सीखता है, और मेरे घर में जो कुछ था मेरी ज़ात का हिस्सा वही बन गया। मैंने अपने आप को तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया है। अब जो तुम्हारा फ़ैसला होगा मुझे कबूल होगा। मैं नहीं चाहता कि मुईज़ को वैसी ज़िंदगी मिले जैसी मैं गुजार के बैठा हूँ। तुम खुदा के लिए मेरे लिए सज़ा मेरे किए की सज़ा मेरे बच्चे को मत दो। मैं मानता हूँ मेरी सोच घटिया है, मैं घटिया इंसान हूँ, लेकिन मेरा बेटा वो मासूम है, उसे नहीं पता सही क्या है। तुम उसे अपने साथ ले जाओ, उसे कभी मत बताना कि उसका बाप कैसी घटिया सोच का मालिक है। मुनीबा ने एक मर्तबा फिर अपना दिल थामा था। उसे समझ नहीं आया था कि वो किस तरह से समझाए। ये मर्द उसकी सोच से बाला तर था।
मुइज़ को उसकी गोद में देकर आरिस खान कमरे से निकलता चला गया था, जबकि पीछे मुनीबा और उसका रोता हुआ बेटा बच गए थे। उसने अपनी सास की तस्वीर को देखा, जो कि हुस्न में अपनी मिसाल आप थी, मगर नसीब। मुनीबा ने अपने बेटे को देखकर कहा, आप बाबा को उन्हीं की दिमाग के स्टेज पर सच पर जाना कर समझना होगा। मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। आप मामा का साथ दोगे ना, अपने बाबा को इस दुनिया का बेस्ट बाबा बनाने के लिए। न जाने उसके बेटे को क्या समझ आई, तभी कलकारी मारकर अपनी माँ को अपने होने का एहसास दिलवा दिया था। मुनीबा ने उसकी कलकारी सुनी तो हंसते हुए अपने बेटे की पेशानी चूम गई थी। उसने पलट के अपनी सास की तस्वीर को देखा और हाथ से छूते हुए बोली, मैं नहीं जानती कि आपकी सोच क्या थी, लेकिन आपके बेटे की सोच में आपके मुतल्लिक बदल कर रहूँगी और आपको इससे इज्जत दिलवा कर रहूँगी जिसकी आप हकदार हैं। मुझे खुशी हो रही है ये कहते हुए कि आपने एक बेहतरीन मर्द को पैदा किया जिससे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मुझे फ़ख्र है आपकी तरबियत पर, आपकी बहू को आपकी तरबियत पर फ़ख्र है। मुनीबा को कहीं दूर एहसास हो रहा था, जैसे उनकी रूह मुस्कुरा रही है, जैसे इतने अरसे बाद किसी ने उनकी तारीफ़ की थी। मुनीबा कमरे से चली गई थी, लेकिन उस कमरे में सदियों बाद रौनक आई थी। कोई पलट कर देखता तो महसूस करता कि जिन चीज़ों को हम भूल जाते हैं, बिल्कुल आम समझ के वो चीज़ें भी जान रखती हैं। हमारी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि हम छोटी सी पेंसिल लेने के लिए भी आसमान सर पर उठा देते हैं। जब वो ख़त्म होती हैं तो उसकी परत ज़मीन पर बिखरने देते, मानो उसकी कोई कदर कीमत ही ना हो। ये बात इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन वक्त बहुत कुछ समझा देता है। मुनीबा ने सोच लिया था कि वो अब हर हाल में ज़िंदगी का मुकाबला करेगी, आजमाइशों का मुकाबला करेगी और अपने घर को घर बनाएगी। आरिस खान को समेटने का उसने फ़ैसला कर लिया था। नमाज पढ़ने के बाद उसने सूरतें अपने बच्चे के चेहरे पर फूंकी और दुआ करते हुए बोली, ए रब पाक, बस एक ही फरियाद की थी मेरे रब ने तूने तूने मेरे लिए जो चुना, मैं उस पर मुतमईन हूँ। बस तू मेरा साथ देना ताकि आने वाली ज़िंदगी में तेरी बंदी अपनी खुशियों को और अपने घर को खुशियों का गहरा बना सके। मुझे हिम्मत देना और हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे शौहर और बेटे की हिफाजत करना। बेशक तू बेहतरीन मुहाफ़िज़ है। आरिस खान को दुबई मीटिंग के लिए जाना था। वो ये बात मुनीबा को बता कर गया था। साथ ही उसने गार्ड्स को अलर्ट कर दिया था कि वो किसी भी सूरत मुनीबा को यहाँ से बाहर ना जाने दे। न जाने क्यों उसे ये खौफ था कि मुनीबा उसके बच्चे को दूर लेकर चली जाएगी। वो नहीं जानता था मुनीबा उसका ये खौफ हमेशा के लिए दूर करने वाली थी। मैं किसके घर में आ गया हूँ? आरिस खान ने जैसी अपनी हवेली में कदम रखा, हॉल में सजावट देख के वो हैरान हुआ था। सामने उसके और उसकी माँ की तस्वीरें लगी थीं। चारों तरफ हॉल रोशन हो चुका था। आरिस खान की आवाज़ पर वो पलटा तो अपने सामने ही मुनीबा को काले रंग की खूबसूरत साड़ी में देखकर दंग रह गया था। जबकि मुनीबा चलते हुए उसके पास आई और उसके सीने पर हाथ रख के बोली, आज तक हमारे दरमियान जो भी बातें हुई वो बस शिकवे और दुखी बातें थीं। हमारे पास ऐसी कोई याद नहीं जो मैं अपने बच्चे को बता सकूं कि हमने ज़िंदगी इस तरह गुजारी। मैंने फ़ैसला किया कि मैं ज़िंदगी को एक मौका दूंगी। आरिस खान, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहती हूँ, पुराने दुखों को भूलकर, पुराने दर्दों को भूलकर। आप भी मेरे साथ हम कदम हो। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ये हमें सिर्फ एक मर्तबा मिली है। मरना तो सब ने एक मर्तबा है, वैसे जी के मरते हैं जैसा हम सब चाहते हैं, जैसा सोचते हैं। आपकी माँ का कोई कसूर नहीं था। मैं एक माँ हूँ, ये बात मैं बखूबी कह सकती हूँ। आरिस खान ने चारों तरफ कमरे में फैली अपनी माँ की तस्वीरें देखीं तो उसकी आंखों के गोशे नम हुए थे। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो अपनी माँ से नफरत करता हो। आरिस खान ने नफ़ी में सर हिलाया और आगे बढ़कर मुनीबा की पेशानी चूमकर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, मुझे उनसे कोई भी शिकवा शिकायत नहीं है। बस मुझे दुख होता है कि काश वो आज मेरे साथ होती तो हालात मुख्तलिफ होते। तभी मुनीबा ने उसकी पेशानी पर अपना सिर टिकाया और बोली, शिकवा नहीं, शुक्र अदा करें। आपके पास मैं हूँ। मुईज़ आपका ख़ुद का ख़ानदान है, आपकी ख़ुद की एक खूबसूरत सी जन्नत है। आरिस खान ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मैं जन्नत को बढ़ाना चाहता हूँ। उसकी बात का मतलब समझकर मुनीबा भी दिल से मुस्कुराई थी। दोनों अपनी बेटी के साथ खेलने लगे थे, जो अपने माँ बाप को एक साथ हंसता मुस्कुराता देखकर खुश होता था। हॉल कहकहों से गूंज रहा था। आज ये मकान घर लग रहा था। झगड़े चीखने चलाने से बेहतर था इंसान आमने सामने बैठकर हर परेशानी ख़त्म कर ले। ज़िंदगी में रिश्ते निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जबकि बना के तोड़ देना बहुत आसान। ज़िंदगी को गुजारना ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा टास्क है, और ये चीज़ मुनीबा को समझ आ गई थी। उसने सब कुछ ख़त्म करने से अच्छा सब कुछ सुलझाने के बारे में सोचा, और यही अक्लमंदी थी। वो अपनी ज़िंदगी में आज खुश थी, तो फ़कत ये सोचकर कि ज़िंदगी कभी भी हमारी ख्वाहिशात के ताबे नहीं होती। हमें ही अपने आप को ज़िंदगी के सांचे में ढालना होता है, और बेशक जो ख़ुद को हालात के आगे झुका दे वही इंसान बेहतर होता है।
زندگی انہیں بہت کچھ سمجھا دیتی ہے جو زندگی کو سمجھ جاتے ہیں